तो यहाँ पर सबसे पहले तो बस टाइम 3 है, आईओ बस 2 एंड सीपीयू बस अगेन 2। तो 3, 2, 2 दैट इज़ total bus time is 7. Total bus time is 5 and plus 2 overhead time. There are also 3, 3, 3. Okay. Now let me make the Gantt chart. Zero से start होगा and all arrive P1 P2 at same time 0 0। तो पहले का 3 जो है यहाँ हमारा आया P1, यहाँ आया हमारा P2। रेडी क्यों हुआ हमारा एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा तो P1 पहले आएगा तो P1 एग्जीक्यूट बिकॉज इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। सबसे पहले कौन जाएगा? P2 जाएगा। ठीक है, ये तो किया है श्वेता आपने? यस सर। श्वेता, क्योंकि सीपीयू बस टाइम कितना 213 इसका ही कम है तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का मतलब ये 0 से ये 1 तक एग्जीक्यूट हुआ। P1, P2 एंड देन P1, P2, P1 का कितना है 5 और इसका है 3। 3 में से एक एग्जीक्यूट हो कितना होता है 2। नाउ एट 10 1 कोई प्रोसेस नहीं आया तो अभी कितना P2 ही एग्जीक्यूट होगा क्योंकि P2 का टाइम फर्स्ट लेटेस्ट कम है। देन 2 के बाद 1 तो 10:02 पे हमारे पास कौन कौन से पास आ गए? P3 भी आ गया एंड P4 भी आ गया। तो ऑल दिस टू प्रोसेस आर बीन रेडी। तो P3 की जो टाइम है वो है 3 एंड इसका है 3 दोनों। तो अब इसलिए भी देखा जाए सबसे कम किसका है? किसी का है 2। तो 2 तक तो हो गया। अब नाउ दिस P2 विल गो इनटू व्हाट? ओवरहेड बिकॉज़ 4 टाइम क्या इसका ओवरहेड है। तो यहाँ से P2 जाएगा ओवरहेड पे 4। ठीक है, यहाँ तक तो ओवरहेड होगा इसका P2 एंड देन दिस 6 हमारा ये एंड देन P2 ओवरहेड में चला गया तो नाउ P1 P1 का जो टाइम है वो है 5 3 3। तो नाउ 3 का मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं पहले 1, यहाँ ले लेते हैं 2, ये बाद में लेंगे ओवरहेड के बाद। तो P3 P1 का 3 पे यहाँ पे मिस्टेक ये हो रही है। ठीक है 3 है और यहाँ पे 3 था तो 6 हो गया। नाउ 3 1 1 2। तो इसके बाद हमारा फिर कौन सा प्रोसेस हुआ? इसके बाद कौन सा जाएगा बताइए इसमें? P1 P2 P2 तो हमारा अभी आईओ स्टेट में P2 तो हमारा काउंट होगा नहीं। देन P3 P4 P3 जाएगा। P3 का है लेटेस्ट एक्टिविटी में। तो P3 गया 1 2 3 एंड आफ्टर दैट P3 कितना जाएगा? 3 तक जाएगा। तो यहाँ तक 3 का मतलब ये P3 के लिए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? यस। यस सर। हाँ तो थोड़ा मैनुअली करेंगे तो समझ में आएगा। तो P3 अब हमारा जो कि 1 खत्म हो चुका है तो P3 के बाद अब ये आउटपुट हो गया तो P3 का नेक्स्ट टाइम क्या था हमारे पास? 2 है। एंड देन अब P3 भी आईओ पे है और 10:03 हो चुका है। 10:03 पे सारी प्रोसेस हमारे पास। ये P4 जो है वो 5 पे आया हुआ है ना, P4 तो भी आया नहीं। P4 को भी हम काउंट भी नहीं करेंगे तो P4 अभी हम हटाते हैं यहाँ। ठीक है, P1 P2 P3 नाउ 10:03। 10:03 पे क्या हमारे पास है? 10:03 पे हमारे पास है 3 1 2। 1 तो P2 तो उसमें हो गया है। आई ये P3 भी चला कहाँ चला गया? आईओ में चला गया। नाउ P1 जाएगा हमारा। P1 यहाँ आया 4 4 एंड देन यहाँ बचा 2 एंड 10:04 पे भी P4 नहीं आया हुआ है। फिर अभी
ये दोनों तो आयु में ही गए हैं, P1 फिर जाएगा हमारा। नाउ के बाद फिर अगेन वन एंड तभी ये तो उठ गए, यहाँ पे लग जाता है। तो P1 इस तरीके से हमारा 3 तक हो गया। नाउ P1 3 के बाद 2 तक कहाँ जाएगा, 8 तक कहाँ जाएगा, आयु के लिए जाएगा P1। तो P2 का आयु कंप्लीट हो गया है 10:06 पे, P3 का आयु कंप्लीट हो गया है। अब P1 इसके बाद कहाँ चला जाएगा, आयु। और जैसे ही 10:05 हुआ हमारा P4 आ गया फिर। अब P4 कितना हमारे पास प्रोसेस टाइम 2 है, पहले इसको ले रहे हैं, ठीक। बस आयु के बाद तो अब देखिए P1 तो हमारा कहाँ हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। P1 इज फिनिश। P1 तो हमारे पास अब आएगा। अब क्या बचा, P2 P3 P4। तो P2 का टाइम है 1, तो और 2 और 2 तो फिर क्या यहाँ क्या आ जाएगा, 6 से 7 तक क्या आएगा, क्लियर। तो P2 का 1 खत्म। नाउ P2 का टाइम कितना था, 3। तो 3 हमारा यहाँ यूज हो गया, ठीक है। P2 यहाँ पे और यहाँ पे, P2 फिनिश। नाउ इसके बाद अब हमारा क्या है, P2 10:07 पे, 7 मिनट पे क्या क्या बचा हमारा, P3 एंड P4, और दोनों का क्या है, 2-2 टाइम। और P3 भी आईओ कंप्लीट कर चुका है। P4 तो P2 P3 8 तक आया, P3 का एक फिनिश, P3 का 2 1 फिनिश, देन अगेन P3 कम है हमारे पास 9 का फिनिश, एंड देन P4। तो P4 कितना बचा है, तो P4 2 पे ही जाएगा, P4 2 और 1 यहाँ P4 आ जाएगा, P4 P4 P3 एंड देन P4, 11 तक P4 जाएगा। उसके बाद P4 कहाँ जाएगा, आयु के लिए जाएगा 2 मिनट के लिए, ठीक है। यहाँ पे P4 जाएगा, एंड देन क्योंकि टाइम तो एक ही बचा हुआ P4 के बाद 14 आ रहा है, श्वेता श्वेता यस सर। 14 आ रहा है, ठीक है। दिखा कैसे किया है मैंने। यस सर। हाँ तो पहले पहले इस टाइम को लीजिए, ये टाइम के बाद फिर आयु में चला जाएगा सारी चीजें। आयु में जाने के बाद फिर, और आयु में जाएगा तो क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो P2 आपका यहाँ से यहाँ तक आयु में चला गया, 3 से लेकर 7 6 तक, ठीक है। 2 से लेकर 6 तक P2 2 से लेकर 6 तक, हाँ P2 गया हमारा। उसके बाद फिर P3 भी उसी में ओवरलैप कर रहा है, फिर P1 है। सर अब P1 अभी बचा है क्या? P1 फिनिश ना, P1 फिनिश, P1 तो यहाँ तक आया, P1 यहाँ तक आया ना। P1 जो है 6 तक है, तो 1 1 2 3 1 2 3 P1 इसके बाद गया आयु पे। आयु का मतलब कहाँ तक गया, 8 तक। हाँ ये वाला टाइम बचा है P1 का, करेक्ट, यू आर राइट। ये वाला टाइम बचा है P2 वाला, इसको लीजिएगा फिर, ठीक है। इसके बाद P1 को आप शेड्यूल कीजिएगा तो थोड़ा टाइम और बढ़ जाएगा, ठीक है श्वेता। यस सर, मेरा जी टर्न अराउंड टाइम 9 आ गया था लेकिन वेटिंग टाइम नहीं मैच कर रहा था। हाँ हाँ, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये पहले क्या था, इससे इससे पहले क्वेश्चन में पहले आईओ था फिर बस टाइम था, बट यहाँ पे क्या है, सीपीयू आईओ एंड देन सीपीयू बस टाइम। तो पहले इसको इंस्टीट्यूट कीजिए शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से। उसके बाद जब ये P1 3 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, 2 यूनिट के लिए आईओ के लिए चला जाएगा। नाउ देन P2 P3 P4 ये सारी चीजें, ठीक है। तो बस इसको ऐसे ट्राई कीजिएगा और मैनुअली सॉल्व कीजिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स न्यूमेरिकल्स मैनुअली। गैंट चार्ट बनाइए, बनाने के बाद फिर सारी चीजें आप रफ वर्क भी कर सकते हैं कहीं पे। तो एग्जाम में सिर्फ गैंट चार्ट ऐसे बना के नहीं दिखाना है आपको, बकायदा स्टेप करके देखना होगा कैसे आ रहा है। ऐसे तो कहीं से भी कॉपी करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा असाइनमेंट बेस्ड प्रॉब्लम जो थी। और किसी कोई डाउट है बताइए। यस, और किसी कोई डाउट, तो आगे चलें, क्यों बेटे।
Yes, sir. Let me share my slide again. तो ये आपका असाइनमेंट बेस्ड प्रॉब्लम होती है। हाँ, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूल क्या होता है? मैंने एक बार बताया भी था आपको इसके के बारे में। We divide the ready queue into several section or several partitions, and each partition has its own what scheduling policy. Like suppose 3 partitions in the ready queue, one partitions follow जैसा अमित अरे पहले आपका लाना तब तक मेरे को बात गई। Amit, am I audible? Otherwise, I will. Amit. अगर से आप मैं बोल रहा हूँ आप नहीं कहेंगे, मैं आपको मीटिंग से रिमूव कर दूंगा, ठीक है? इसलिए जब मीटिंग में आए तो कम से कम ईयरफोन लगा के रहें कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, कम से कम आवाज तो सुनिए हमारी। ओके, तो रेडी क्यू अगर से बहुत सारे पार्टीशन में बटेगा तो हर पार्टीशन की अपनी अपनी एल्गोरिथम होगी। तो फॉर एग्जांपल लेट अस टेक 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस: सिस्टम प्रोसेस, इंटरैक्टिव प्रोसेस एंड बैच प्रोसेस। All 3 processes have their own. All 3 different type of process have their own queue. Each queue has its own scheduling algorithm. जैसे मैंने बताया आपको। तो फॉर एग्जांपल Q1 and Q2 में फॉलो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम एंड Q3 में फॉलो FCFS। तो शेड्यूलिंग अमंग द क्यूज कैसे होगा? तो दो चीजें हैं। फर्स्ट वन इज द शेड्यूलिंग विद इन द क्यू एंड शेड्यूलिंग अमंग द। तो शेड्यूलिंग पॉलिसी विद इन द क्यू लाइक FCFS है तो टाइम के अकॉर्डिंग हो जाएगी। एंड शेड्यूलिंग अमंग द क्यू, सपोज वी हैव 3 क्यूज इन अ रेडी क्यू, तो हाउ वी कैन शेड्यूल दीज क्यू? तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, टू डिटरमाइन द शेड्यूलिंग अमंग द क्यू देयर आर 2 वेज टू डू सो: फिक्स प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग मेथड एंड टाइम स्लाइसिंग मेथड। फिक्स प्रायोरिटी में क्या होता है? ईच क्यू हैज एब्सोल्यूट प्रायोरिटी ओवर लोअर प्रायोरिटी। तो लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग प्रायोरिटी ऑर्डर: Q1 हैज द हायर प्रायोरिटी देन Q2 एंड Q2 हैज हायर प्रायोरिटी देन Q3। तो अगर से कोई शेड्यूलिंग सपोज Q1 फॉलो कर रहा है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम एंड कोई प्रोसेस Q1 में आई, सबसे पहले Q1 के अंदर जितनी भी प्रोसेस गई है वो सारे के सारे शेड्यूल, उसके बाद Q2 का नंबर आएगा, उसका Q3 का नंबर आएगा। ठीक है, क्लियर है? जैसे मैं ये कहूँ कि अगर से आप लाइब्रेरी बिल्डिंग के अंदर आ गए तो अब यहाँ 3-4 क्लास 2 लैब है नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, ठीक है? लैब ए, लैब बी। तो लैब ए में आपको बैठाना है या लैब बी में, पहले किसमें बैठाएंगे आप? तो ये हुआ शेड्यूलिंग एमंग क्यूज। मान लेते दो लैब, दो लैब क्यू है, एक लैब ए भी क्यू है, लैब बी भी क्यू है, तो वो हुआ हमारा क्यू। तो हम आपको किसमें बैठाएं पहले, और उसके बाद किस लैब में जाकर पहले क्लास शुरू करें या पहले एक्सरसाइज दे दें। तो विद इन शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग विद इन क्यू एंड शेड्यूलिंग एमंग क्यू, ये आप ध्यान रखिएगा। तो as per this algorithm, no process in the batch queue can run unless Q1 and Q2 are empty। तो वही मैंने कहा कि जब अगर से आप लोग, मैंने बीसीए लैब ए में शुरू किया पहले, तो जब तक लैब ए के एक्सपेरिमेंट खत्म मैं चेक नहीं करता तब तक मैं कहाँ चला जाऊंगा? Q2 में जाऊँ। तो ये सारी चीजें हैं। Then time slicing: if any batch process in Q3 is running and any stream or interactive process entered and ready queue or batch process as preempted। टाइम स्लाइसिंग क्या होता है? इन दिस मेथड ईच क्यू गेट्स सर्टेन पोर्शन ऑफ सीपीयू। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि कुछ पोर्शन दे दिया। जैसे मैं कहूँ कि 10 मिनट में बीसीए लैब ए में दूंगा और 10 मिनट में बीसीए लैब बी में दूंगा। तो यहाँ पे हमने टाइम फिक्स कर दिया। 10 मिनट में अगर से जितना भी एक्सरसाइज या लैब के एक्सपेरिमेंट में चेक करता हूँ, 10 मिनट में चेक किया हमने, नहीं तो फिर मैं कहाँ चला जाऊंगा? आफ्टर 10 मिनट्स लैब बी में, देन आफ्टर 10 मिनट्स अगेन लैब ए में आ जाऊँ। तो दिस मीनिंग ऑफ टाइम स्लाइसिंग, जस्ट लाइक राउंड रॉबिन, टाइम क्वांटम दे दिया हमने यहाँ पर।
तो फॉर इंस्टेंस Q1 टेक 50% ऑफ CPU, Q2 टेक्स 30% एंड Q3 गेट 20%। तो राउंड रॉबिन से डिफरेंस ये है यहाँ पर कि राउंड रॉबिन में क्या है, वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम सेम होती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं। हमने कह दिया कि लैब ए में मैं 20 मिनट दूंगा, लैब बी में 30 मिनट दूंगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एनीवन हैविंग एनी डाउट? किसी कोई नो प्रॉब्लम है? सर, नो सर। मल्टी लेवल क्यू, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने, कंसीडर बिलो टेबल फॉर 4 प्रोसेस P1 P2 P3 एंड P4 अंडर मल्टी लेवल क्यू शेड्यूल। तो क्यू नंबर डिनोट्स द क्यू ऑफ द प्रोसेस। तो क्यू नंबर 1 2 3 1 1 2 1, तो 1 का मतलब आपका ये Q1 में गया है, तो P1 is in Q1, P2 is in Q1, P4 is in Q1 and P3 is in Q2. Okay, this is the meaning of this table. Priority of Q1 is greater than Q2. तो यह given है कि Q1 की priority क्या है, Q2 से ज्यादा है। यानी first of all we try to execute, or CPU try to execute the process that are in Q1. After finishing all the process in Q1, CPU takes process from Q2 and will execute. So priority of Q1 is greater than Q2. Q1 use round robin and Q2 use FCF. तो Q1 यूज कर रहा है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। तो पहले हमारे पास P1 P2 P4 है, तो P1 P2 P4, तो एट टाइम 0 P1 P2 बोथ आर इन Q1, CPU बस टाइम 4 3 है और टाइम क्वांटम 2 है, तो पहले क्या P1 2 के लिए जाएगा, फिर P2 2 के लिए, फिर P1 2 के लिए, P1 P2 1 के लिए हो जाएगा। तो ये इसका अगर हम बनाएं इसको यहाँ पर एनोटेशन, तो फॉर Q1 के लिए क्या होगा हमारे यहाँ पर बनाते हैं P1 2 P2 2 P1 2 P2 1। नाउ 0 2 यहाँ 4, ये 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 तो हुआ। नाउ उसके बाद क्या हुआ, फिर अब देखिए, अभी देखिए अब प्रोसेस तो यहाँ पे तो है नहीं हमारे पास, सब अभी आई तो है नहीं, है ना। Q1 इज एम्प्टी, एम्प्टी है कि नहीं एम्प्टी है। एट 10:07, 10:07 पे Q1 क्या है हमारे पास, एम्प्टी है। तो P3 अब कहाँ चला जाएगा, ये P3 में आ जाएगा। तो P3 का मतलब 0 पे इसका टाइम है, तो P3 Q2 में है, तो यहाँ पे क्या FCFS है। तो FCFS क्या है, प्रीएम्प्टिव है, तो 7 से 8 तक कहाँ चला जाएगा, ये 15। नाउ देन P4 आ चुका है, तो जब तक 10 के बाद आ चुका, क्लियर है। यस, इज इट क्लियर। यस बेटे यस सर, बताए, हाँ क्लियर। है ना। तो इस तरह से मल्टी लेवल की पॉलिसी आपको चलेगी। तो अब यहाँ जब ग्रैंड चैट बन गया, देन इजी कंप्यूट रावर टाइम। तो क्लियर होता है, 20 तक जा रहा है, 20 तक क्यों जा रहा है, P1 P2 P1 P2 करेक्ट। ओके 10 तक ये फिर क्या होगा, ये प्रिंट होगा 7 से 3 10, बिकॉज विद इन CPU तो है, बट यहाँ पे क्या है, P3 के बाद आपका P4 एंड देन अगेन P4। व्हाई, बिकॉज यस, बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी, दिस वन, दिस वन यूज एनोटेशन, बिकॉज Q1 की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो Q1 में प्रोसेस अभी जब तक नहीं है, जब तक Q2 करेगा, जैसे ही Q1 में प्रोसेस आएगी वो किसे ले लेगा, इसको प्रिंट करके इसको। ठीक है, तो टू लेवल शेड्यूलिंग इन मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग प्रेजेंट एट 2 लेवल, फर्स्ट वन इज विद इन क्यू, सेकंड वन इज एमंग क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 20। यस करेक्ट, क्लियर है। यस बेटे बताएं, क्लियर है नहीं क्लियर है, हाँ या ना। आकिफ, आकिफ, ओके। अमनदीप, अमनदीप नहीं है,
So anyone having any doubt in this algorithm? Atruba? Yes, sir. Yes, sir. बताएं बेटा, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन? No, sir. मोहम्मद तलहा? तो इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट देन काइंडली लेट मी नो। अगर से आपको अभी डाउट समझ में नहीं आ रहा है, जब आप जाएं मैनुअली पीपीटी को सॉल्व कीजिए सारे क्वेश्चन, जब कोई डाउट हो तो नोट करके मुझसे पूछ सकते, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया हुआ कैसे। नाउ क्रिटिकल सेक्शन, so this is all about process scheduling algorithm, है ना? So now we know what is the meaning of process, what are various attributes which are associated to process, what are various parameters, or we can say scheduling parameters like time, waiting time, burst time, arrival time, and then so many scheduling algorithms we have discussed. Now the next is critical section. So अमित जायसवाल, अमित जायसवाल। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, इसको हम आपको एग्जांपल से बताएं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो मैं बताऊंगा आपको अभी, बट क्रिटिकल सेक्शन की जो मीनिंग है, जैसे एक लेमन टर्म के एग्जांपल में बताऊं तो रेलवे क्रॉसिंग सबने क्रॉस किया है क्या, नहीं किया है? रेलवे क्रॉसिंग जाते हैं कि आप किसी रोड पे ड्राइव कर रहे होते हैं या पैदल चल रहे होते हैं और ट्रेन आ रही होती है, तो क्रॉसिंग में क्या होता है बताइए? गेट्स वगैरह क्लोज कर देते हैं जो रोड पे क्रॉसिंग होती है। तो रोड अब अगर से हमारा एक मान लेते हैं कि रिसोर्स है और क्रिटिकल सभी जगह शेयरिंग हो रही है, बट तो क्रिटिकल सेक्शन उस रिसोर्स का वो पार्ट क्रिटिकल सेक्शन कहलाएगा जहाँ पे एक टाइम में एक प्रोसेस ही, और वी कैन से ये कह सकते हैं जब ट्रेन जा रही होती तो वो पोर्शन कोई यूज नहीं कर रहा होता, है ना? है ना? जब वो ट्रेन जा रही होती है तो वो जो गेट को एक एंड से दूसरे एंड तक वो जो पोर्शन है वो कोई यूज नहीं कर रहा होता है, या नहीं? जी सर। हाँ, तो उसको कह सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन, है ना? तो क्रिटिकल सेक्शन इज a section of the program where a process access the shared resource during its execution. The following illustration shows how inconsistent result may be produced if multiple processes execute concurrently without any synchronization. तो अगर से वो गेट बंद ना किया जाए और वो रिसोर्स यानी रोड्स का वो पार्ट जो शेयर कर रहे थे लोग वैसे ही शेयर करना शुरू कर दें, तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए कोई जो भी प्रोग्राम आप लिखते हैं C++ में, जावा में, तो कुछ पोर्शन आपके प्रोग्राम का वो पोर्शन जहाँ पे आप ये कहेंगे कि एट ए टाइम ओनली वन प्रोसेस इज अलाउड टू एक्सेस दिस पोर्शन, so that portion is known as critical section. Why? Because if you don't allow this, तो inconsistent results आपको मिलना चाहिए। इसका एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए मैंने दिया हुआ है, अभी इसको मैं और अच्छे से एग्जांपल से और समझाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए दो प्रोसेस हैं, P1 एंड P2, यू कैन से फंक्शन आल्सो P1 P2, एंड प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पर अकाउंट प्लस प्लस दोनों क्या कर रहे हैं, एक काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है, एक काउंट की वैल्यू डिक्रीमेंट कर रहा है, एंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंट इज 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्यों सर यहाँ तक क्लियर है ना? तो अब देखिए द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन क्या करता है, कंसीडर टू प्रोसेस P1 P2 that are running concurrently. Both processes share a common variable named count having initial value 5. P1 tries to increment the value of counter and P2 tries to decrement the value of count. तो अब इमेजिन कीजिए ये सोर्स, तो प्रोसेस P1 के अंदर क्या है, मूव काउंट आर नॉट, इंक्रीमेंट आर नॉट, मूव आर नॉट टू काउंट। इसका मतलब ये है कि जो मशीन लेवल पे या असेंबली लेवल लैंग्वेज पे क्या होगा, जब आप काउंट प्लस प्लस करते हैं तो दैट काउंट प्लस प्लस कंटेन्स 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन, ये सब आपके इंस्ट्रक्शन हो गए। तो प्रोसेसर क्या करेगा, आपका काउंट की वैल्यू को आर नॉट एक रजिस्टर है उसमें ले जाएगा, वहां से उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद अगेन मूव कर देगा कंटेंट ऑफ आर नॉट इनटू काउंट वेरिएबल। ये 3 चीज वो करेगा। P2 भी यही करेगा, पहले क्या करेगा, काउंट को R1 में ले जाएगा, वहां से उसको डिक्रीमेंट कर देगा, उसके बाद जो वैल्यू डिक्रीमेंट करने के बाद आएगी R1 तो मूव कर देगा काउंट।
तो अगर से प्रोसेस P1 P2 ये चीज है एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंट इज 5, तो ये देखिए हमें अब P1 1 ये अगर से सीक्वेंस फॉलो होता है CPU का, तो P1 1 P1 2 1 का मतलब क्या है, ये जो इंस्ट्रक्शन है प्रोसेस 1 की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस 2 की सेकंड इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस 3 की थ्री इंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्लियर। ऐसे P2 1 का मतलब क्या है, ये 1 2 3 इंस्ट्रक्शन। तो P1 1 ने पहले किया तो क्या किया, आर नॉट क्या आ गया 5, देन P1 2 तो इसने 2 किया तो क्या कर दिया इसने, इसको 5 को क्या कर दिया 6 कर दिया। तो पहले आर नॉट में वैल्यू कितनी थी 5, फिर 6 एंड देन इसने क्या किया 6 को कहाँ लेके आ गया, आर नॉट वैल्यू 6 की वैल्यू आ गई, एंड देन P2 ने इसको एग्जीक्यूट किया, तो P2 करेगा तो क्या करेगा, R1 में क्या जाएगा काउंट की वैल्यू दैट इज 6 और फिर डिक्रीमेंटल की पास, तो क्या वैल्यू आ गई फाइनल 5। यहाँ तक ठीक है। इसका मतलब है कि P1 execute all the instruction first, after that P2 execute all the instruction। यहाँ तक क्लियर है। सेकंड केस क्या हो सकता है, P2 execute all the instruction, after that P1 execute all the instruction। तो P2 पहले 5 को लेगा 4 कर देगा, 4 फिर कहाँ जाएगा P1 में, और P1 को फिर क्या कर देगा 5 कर देगा, 5 यहाँ भी आ गया। क्लियर है क्यों बेटे, yes sir, क्लियर है। यस सर। ओके, अब हम आते हैं एक और, तो हम इंटरमिक्सिंग है ना, हम प्रोसेस को मिक्स कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है P1 1 फिर P2 1, मतलब P1 के अंदर भी आर नॉट में भी कितना है हमारा 5 एंड R1 में भी कितना गया 5 साइमल्टेनियस। देन P2 2 P2 2 मतलब यहाँ कितना हो गया 4 है ना, P2 3 यहाँ हो गया आपको कितना 4 आ गया, एंड देन P1 2 दैट इज 6 एंड देन 6, तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनल वैल्यू 6 हो जाएगा। हुआ या नहीं हुआ, पहले P1 P2 यानी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ P1 एंड फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ P2 दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हुए एक के बाद एक। तो P1 के अंदर P1 ने क्या किया, आर नॉट के अंदर 5 हो गया, एंड P2 के अंदर भी क्या आ गया R1 के अंदर 5 आ गया। बट उसके बाद P2 ने अपने सारे 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दिए, P1 अभी P1 ने कुछ नहीं किया। तो 5 के बाद क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, बिकॉज P2 क्या कर रहा है वैल्यू डिक्रीमेंट कर रहा है। देन अगेन P1 आया, तो P1 ने फिर अपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, तो P1 के अंदर क्या था 5 था, 5 के अंदर फिर क्या हुआ, क्योंकि P1 आर नॉट के अंदर वैल्यू 5 जा चुकी है, तो इसने क्या किया इसको एग्जीक्यूट किया, कितना आएगा 6 आया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनल वैल्यू 6, क्योंकि 4 इज ओवर रिटन बाई 6, यहाँ पे 6 आ गया। इसका उल्टा कर लें, पहले 5 गया P2 1 P1 1, तो P2 1 ने पहले क्या लिया 5, फिर P1 1 ने भी 5 लिया, P1 2, तो अब इसने क्या किया 5 को क्या कर दिया 6 कर दिया, बट लास्ट में क्या एग्जीक्यूट हुआ P2 दैट इज 4, तो क्या हो जाएगा 4। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक में 2 में 5 आया, एक में 6 आया, एक में 4 आया। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज बोथ प्रोसेस शेयरिंग द वेरिएबल एट द सेम टाइम। अगर से यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि नहीं, जब तक P1 अपडेट कर रहा है वैल्यू को, तब तक P2 अपडेट नहीं कर सकता, देन तो वैल्यू हमारी सही आती है। बट यहाँ पे क्या है, बोथ P1 एंड P2 बोथ प्रोसेस शेयरिंग द कॉमन वेरिएबल, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, इनकॉन्सिस्टेंस आ रही है, कभी 5 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, जो कि हम चाहते नहीं कि ऐसा हो। क्लियर है या नहीं ऐसा, क्लियर है ये, यस बेटे। यस सर। तो yes sir, हमें तो पता है सिंक्रोनाइजेशन और गेटिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट वी नीड अ मैकेनिज्म, सम सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, सिंक्रोनाइजेशन। तो इसे वे कहते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। आपका एक प्रोसेस का दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेशन कहते हैं सिंक्रोनाइज होना। अगर से आप हम दोनों एक काम कर रहे हैं, तो एक काम कर रहे हैं, तो हम कुछ काम कर रहे हैं जो डिपेंडेंट है आपके काम पे, तो आपस में सिंक्रोनाइज बातचीत करके तालमेल बैठा के काम करें तो रिजल्ट सही आएगा। ठीक है, अगर से एक बिल्डिंग बनती है तो उसमें जितने भी मजदूर है लेबर, वे तालमेल बैठा के काम करते हैं, यही करेंगे तो बिल्डिंग गलत बन जाएगी। तो सेम थिंग अप्लाइज हियर ऑल्सो। तो इसको कैसे रोका जाए, क्रिटिकल सेक्शन अगर से हमने मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा,
फिर ऐसे रिजल्ट आएंगे जो कि एक्सेप्टेबल नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, IP। वो क्या है वो देखते हैं। ये तो रेफरेंसेस है तो मैंने बता चुका हूँ आपको, तो सारे रेफरेंसेस आप लोग देख लीजिएगा। और लेट मी शेयर अनदर PPT।